तो कहानी की शुरुआत में हम बंदूक से निकली हुई एक गोली को देखते हैं। ये गोली बंदूक में से निकल करके सीधा हाकान नाम करके एक इंसान की तरफ जा रही थी। यहाँ पर सीन कट होता है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। हमें हाकान को दिखाया जाता है जो सुबह उठ जाने के बाद अपने दोस्त को भी जा करके उठाता है। उसके दोस्त का नाम मेमो है और वो उसका काफी अच्छा दोस्त है। ये दोनों साथ मिल करके एक बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अब बात करते हुए हाकान अपने बाबा के दुकान पर आ जाता है। उसके बाबा का एक फर्नीचर का दुकान है जिसपे हाकान भी कभी कभी काम करता है। अब कुछ समय के बाद हाकान एक चादर को उठाता है और उसे डिलीवर करने के लिए जाने लगता है। जब वो चादर को अपने वैन में रख रहा था तभी वो एक बच्चे को देखता है जो कि बैग लेके भाग रहा था। दरअसल वो बच्चा किसी का बैग चोरी करके भाग रहा था, इसलिए हाकान उसे समझाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर वो इंसान आ जाता है जो जबरन इन बच्चों से चोरी करवाता है। हाकान उस आदमी से कहता है कि बच्चों से चोरी करवाना सही बात नहीं है, लेकिन वो आदमी हाकान की बात नहीं मानता है और बच्चे को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें फैजल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक काफी बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ पर हम लैला और मजहर नाम करके दो लोगों को देखते हैं जो उसके अंडर में काम करते हैं। हाया सोफिया नाम करके एक टेंडर को फैजल हासिल करना चाहता है। उसी समय यहाँ पर उसका ओपोनेंट आता है, वो भी हाया सोफिया के टेंडर को लेना चाहता है। उसका ओपोनेंट हाकान से फक्र से कहता है कि ये टेंडर तो मुझे ही मिलेगा। यह कह करके वो चला जाता है, लेकिन मजहर को ये बात अच्छा नहीं लगता है। इधर हाकान उस चादर को लेकर के उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर वो उसे डिलीवर करने वाला था। डिलीवर करने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तब वो एक लाइन को देखता है। पूछने के बाद हाकान को मालूम चलता है कि ये जॉब इंटरव्यू के लिए लाइन लगी हुई है। अब इसके बाद हाकान भी जॉब लेने के लिए अपना फॉर्म भरता है और उसके फॉर्म को लैला पढ़ती है, लेकिन उसने फॉर्म में भी यही लिख के रखा था कि वो अपने दोस्त के साथ फर्नीचर का बिजनेस करना चाहता है। इतना काफी नहीं था, इसलिए लैला कहती है कि तुम इस जॉब के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब लिफ्ट की मदद से जब वो नीचे जा रहा था तब उसे महसूस होता है कि कुछ दुर्घटना होने वाला है। ऊपर का एक सामान एक बच्ची के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन हाकान आकर के उसे बचा लेता है और फैजल अपनी ही बिल्डिंग में खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था। खैर इसके बाद हाकान अपने बाबा की दुकान पर चला जाता है और उनकी हेल्प करने लगता है। ठीक उसी समय दुकान पर सना नाम करके एक औरत आती है। ये औरत अपने साथ एक कमीज की पेंटिंग बना करके लाई थी। पेंटिंग हाकान के बाबा को दिखाने के बाद उनसे वो कहती है कि मुझे इस डिजाइन में एक कमीज की तलाश है। इसके बाद उसके बाबा कहते हैं कि मेरे दुकान पर इस तरीके का कोई भी कमीज नहीं है और अगर मिल जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सना के चले जाने के बाद हाकान अपने बाबा से कहता है कि इस तरीके का कमीज मैंने अपनी दुकान पर देखा है। तब उसके बाबा कहते हैं कि मैंने मना कर दिया कि वो कमीज मत देखो। इसके बाद हाकान भी दुकान से बाहर चला जाता है। इसके बाद उसके बाबा किसी के पास कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है। कुछ समय के बाद हाकान का जो दोस्त था मेमो, वो भी बोरिया बिस्तर लेकर के दुकान पर आ जाता है। उसका कहना था कि मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, जबकि हाकान कहता है कि मैंने कमरे का भाड़ा टेबल के ऊपर ही रखा था। जिसके बाद मेमो बताता है कि मैं गलती से जुए में वो सारे पैसे हार गया। यह सुनने के बाद हाकान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम मजहर को देखते हैं जो कि फैजल के ओपोनेंट से जाकर के मिलता है और उसके ही कार में उसे जान से मार देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि हाया सोफिया का जो टेंडर है वो फैजल को आराम से मिल जाए। इधर गुस्से से हाकान बार में आ गया था और वहाँ पर बैठ करके खूब पी रहा था। मेमो भी उसके पास ही आकर के बैठा हुआ था और उससे जो कुछ भी गलती हुई थी उसके लिए उसने हाकान से माफी भी मांग लिया था। यहाँ पर हाकान मेमो से कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम माला माल हो सकते हैं। एक कमीज के बदले में हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही है। मेमो हाकान की बात मान लेता है और ये लोग कमीज की चोरी करने के लिए अपने ही बाबा के दुकान पर चले जाते हैं। हाकान को पहले से ही पता था वो कमीज कहाँ पर है, इसलिए दुकान पर जाने के बाद वो सबसे पहले ही कमीज को चुरा लेता है और फिर कमीज को बेचने के लिए सना को एक जगह पर बुलाता है। कमीज के बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन तभी यहीं पर हाकान के बाबा आ जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी टीम भी आई थी जो लगातार इन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगती है, जिसकी वजह से हाकान के बाबा को भी एक गोली लग जाती है। इसके बाद हाकान फौरन अपने बाबा को वैन में बैठाता है और उस हॉस्पिटल में लेकर के जाने लगता है जहाँ उसके बाबा उसे कहते हैं। जिस मेडिकल स्टोर पर हाकान अपने बाबा को लेकर के जाता है उस दुकान पर डॉक्टर कैमल और उनकी बेटी ज़ैनब रहती है। यहाँ डॉक्टर कैमल हाकान के बाबा को अंदर लेकर के चले जाते हैं जो कि एक सीक्रेट कमरा है और इस सीक्रेट कमरे
कमरे के बारे में बहुत ही कम ही लोगों को पता है। हाकान के बाबा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और वो कैमाल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसके बाबा को बचा ले, लेकिन गोली लगने की वजह से खून काफी ज्यादा बह गया था और इसी वजह से उसके बाबा की मौत हो जाती है। कुछ समय के बाद डॉक्टर कैमल हाकान से कहता है कि वो करामाती कमीज कहाँ पर है। तब हाकान कहता है कि मेरे बाबा की मौत हो गई है और आप लोगों को कमीज की पड़ी है, ये लो कमीज और बस मुझे यहाँ से मेरे बाबा की लाश को लेकर के जाने दो। कमीज को लेने के बाद कैमल हाकान से कहता है कि तुम्हें इसे पहन करके चेक करना चाहिए, लेकिन हाकान कहता है कि मुझे इस फालतू की कमीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कैमल बार बार जिद करने लगा था, इसलिए हाकान उस कमीज को पहन ही लेता है। कमीज को पहनने के बाद अचानक से कुछ समय के बाद उसका जो कमीज था वो उसके शरीर के अंदर ही सेट हो जाता है और इसी के साथ उसके छाती पर एक छोटा सा निशान भी बन जाता है। अब यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। ज़ेनब अपना गन निकालती है और हाकान को शूट कर देती है। गोली जैसे ही जाकर के हाकान को लगती है तो वो गोली पूरी तरीके से चिपक जाती है। इसके बाद हाकान को मालूम चलता है कि कमीज में इतना पावर है कि गोली भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसके बाद हमें फैजल को दिखाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट लैला को अपने पास बुलाता है और उससे हाकान के बारे में पूछता है, जिसके बाद लैला बताती है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया था। उसका फॉर्म पढ़ने के बाद मुझे ऐसा ही लगा कि वो यहाँ पर काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। जिसके बाद फैजल कहता है कि हाकान मुझे अच्छा लगा, मैं उसे जॉब पर रखना चाहता हूँ, तुम उससे बात कर लेना और उसे जॉब के लिए कंपनी में दोबारा बुलाना। अब इधर हमें दिखाया जाता है कि जो हाकान का दोस्त था मेमो, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था और ये लोग उससे पूछ रहे थे कि आखिर वो लोग कौन थे और वो किस चीज की डील कर रहे थे। लेकिन मेमो बेचारों को कुछ पता होगा तभी तो वो कुछ बताएगा। खैर अब जो हाकान था वो अपने घर के पास आता है, जहाँ पर वो देखता है कि घर के बाहर कुछ पुलिस वाले खड़े थे जो कि हाकान के बारे में ही पूछ रहे थे, इसलिए वो अपने घर ना जा करके अपने आंटी के घर चला जाता है। उसकी आंटी उसकी बहुत फिक्र करती हैं, इसलिए उससे कहती हैं कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो कुछ दिन तक रह सकते हो। इसके बाद हमें कैमल को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में गया था सना से मिलने के लिए। दरअसल वो सना से मिल करके उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसके ऊपर हमला करने वाला कौन है, लेकिन कैमाल के पहुंचने से पहले मजहर आ करके पहुंच जाता है और वो सना को जान से मार देता है। इधर ज़ेनब हाकान को ढूंढते हुए उसके घर आ जाती है। तभी हाकान कहता है कि मेरे दोस्त का मैसेज आया है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो मुसीबत में है। ज़ेनब भी उसके साथ में जाती है क्योंकि वो उसका साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक उसी समय हाकान के फोन पर लैला कॉल करती है और हाकान से कहती है कि तुम्हें जॉब ऑफर मिला है, तुम जॉब आकर के कर सकते हो। लेकिन हाकान कहता है कि मुझे अब वो जॉब नहीं करनी है। अब इसके बाद हाकान जैसे ही अपने दोस्त के एड्रेस पर पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है। यहाँ पर वही पुलिस वाला स्नाइपर की मदद से हाकान को लगातार शूट करता है, लेकिन कमीज पहनने की वजह से हाकान को एक भी गोली नहीं लगती है, बल्कि वो पुलिस वाला आकर के देखता है कि गोलियां तो चकनाचूर हो गई है। हाकान एक नॉर्मल इंसान है, उसे फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए ज़ेनब उसे ट्रेनिंग दे रही थी और उसे फाइटिंग करना सिखा भी रही थी। इसी के साथ ये लोग हाकान को बताते हैं कि वो हमारा मुहाफिज है, मतलब कि एक प्रकार से वो हमारा प्रोटेक्टर है, उसे लड़ने के लिए तैयार होना होगा क्योंकि वही है जो इमोर्टल को हरा सकता है। इमोर्टल वे लोग हैं जो दुनिया पर राज करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया पर राज करने से पहले इमोर्टल को भी प्रोटेक्टर को मारना होगा। कैमाल के कहने पर ज़ेनब और हाकान ये दोनों अपने पास ढेर सारे हथियार को ले लेते हैं क्योंकि इन लोगों को एक अंगूठी की तलाश करने के लिए एक लोकेशन पर जाना था। इसके बाद हमें लैला को दिखाया जाता है जो हाकान से मिलने के लिए उसके घर पर ही आ गई थी, लेकिन इसके बाद हाकान की आंटी लैला को अपने घर बुलाती हैं और वो लैला को बताती हैं कि हाकान काफी दिनों से अपने घर से बाहर रह रहा है क्योंकि आजकल उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही काम आ गया है। इसके बाद हम हाकान को देखते हैं जो ज़ेनब के साथ में कैमल के दिए हुए लोकेशन पर पहुंच गए थे। कैमल यहाँ पर एक औरत को जानता था, इसलिए वो इन लोगों को यहाँ पर भेजा था उस औरत से मिलने के लिए, क्योंकि आखिरी प्रोटेक्टर के मर जाने के बाद वो अंगूठी इस औरत के ही हवाले कर दिया गया था। अब यहाँ पर आने के बाद इन लोगों की मुलाकात एक इंसान से होती है और यही लड़का इन लोगों को लेकर के उस औरत के पास जाता है। कमरे में जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि वो औरत एक टब के अंदर बैठी हुई थी और उसके पास से बदबू भी आ रहा था। दरअसल बात ऐसी है कि
वो औरत पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। यहाँ पर वो जो लड़का था वो इस औरत का बेटा है, ऐसा ये लड़का हकान से कह रहा था। लड़का कंट्रोल रूम में आने के बाद किसी के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि हाँ वे लोग आ चुके हैं। जिस कमरे में वो औरत थी उस कमरे में कैमरा भी लगा हुआ था। यहाँ पर हकान उस औरत से पूछता है कि आखिर तुमने वो अंगूठी कहाँ रखा है। उस औरत को यकीन दिलाने के लिए हकान अपना निशान दिखाता है। निशान को देखने के बाद औरत को यकीन हो जाता है कि हकान ही एक प्रोटेक्टर है। जिसके बाद वो औरत अंगूठी तो दे देती है, लेकिन तभी उसका लड़का यहाँ पर गन लेकर के आ जाता है। लेकिन ज़ैनब भी कम नहीं थी, वो आराम से उस लड़के को पकड़ लेती है। उसी समय वो औरत गन को उठा लेती है और उस लड़के को शूट करके जान से मार देती है। वो हकान को बताती है कि ये लड़का मेरा बेटा नहीं है, इसने मुझे यहाँ पर बंदी बना करके रखा था। उस लड़के ने जिनके पास कॉल किया था वो यहाँ पर आकर के पहुँच चुके थे, लेकिन ये लोग भी जाने से पहले सारे कंप्यूटर और लैपटॉप को तोड़ देते हैं ताकि इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई सबूत न मिल पाए। सारे सबूत को मिटाने के बाद हकान और ज़ैनब पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। एक आदमी इन्हें देख लेता है और इनके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन गोली जा करके हकान को लगती है। तभी ज़ैनब फौरन उस आदमी को शूट कर देती है और इसके बाद ये लोग कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग यहाँ से निकल करके जा रहे थे, उसी समय हकान के फोन पर फिर से लैला कॉल करती है। लैला कहती है कि अगर तुम्हें जॉब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम एक बार फैजल सर से आकर के मिल लो। जिसके बाद हकान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मौका देख करके आके उनसे मिल लूंगा। इसके बाद हम कैमाल को देखते हैं जो हॉस्पिटल के फुटेज में से पता लगा लेता है कि आखिर सना को मारने वाला इंसान कौन है। छुट्टी मिलने के बाद हकान फौरन फैजल से मिलने के लिए कंपनी में आ जाता है। वो फैसल से जाकर के मिलता उससे पहले ही यहाँ पर मजहर आ जाता है। यहाँ लैला मजहर को बताती है कि हकान को जॉब ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहता है। उसी समय मजहर के फोन पर एक कॉल आता है। वो फोन पर कह रहा था कि अगर कंप्यूटर टूट चुका है तो लैपटॉप या कुछ भी मिले उसे उठा लाओ, क्योंकि उसके डाटा से हम पता लगा लेंगे कि आयशा से मिलने के लिए कौन आए थे। यह सुनने के बाद हकान को मालूम चल जाता है कि मजहर का कनेक्शन उस अंगूठी के साथ में जरूर है। अब इसके बाद मजहर के बारे में और जानने के लिए जिस जॉब ऑफर को वो रिजेक्ट कर रहा था उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। इधर जो ज़ैनब थी वो मजहर की तस्वीर को काउंटर पर चिपका रही थी। तभी यहाँ पर हकान आता है और वो बताता है कि जिस इंसान की तुम तलाश कर रहे हो उसका नाम मजहर है और मैं अभी अभी उससे मिल करके आया हूँ, और इतना ही नहीं मैं उसके साथ में काम भी करने वाला हूँ। इसके बाद ज़ैनब और हकान ये दोनों ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। ज़ैनब उसे दांव पेच सिखा ही रही थी, तभी यहाँ पर कैमाल आ जाता है। कैमाल कहता है कि हमें अंगूठी तो मिल गई है, लेकिन अंगूठे के अंदर जो नगीना है वो अभी तक हमें नहीं मिला है और उस नगीने के बिना अंगूठी पूरी तरीके से अधूरी है। अगले सीन में हकान शोरूम में जाता है और वहाँ पर बॉडीगार्ड का सूट पहन लेता है, क्योंकि वो फैजल का बॉडीगार्ड बन गया था और वो अपनी ड्यूटी करने जा रहा था। यहाँ लैला की मुलाकात ज़ैनब से होती है और हकान बताता है कि ज़ैनब मेरी एक दोस्त है। अब इधर हमें मालूम चलता है कि हाया सोफिया का जो टेंडर था वो फैजल को मिल चुका है। इस दौरान लैला उनसे पूछती है कि आप हाया सोफिया टेंडर को हासिल क्यों करना चाहते हो। तब फैजल कहता है कि वो मेरी बीवी की पसंद थी। दरअसल फैजल की जो बीवी है उसकी मौत हो चुकी है। अब एक प्रकार से उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए हाया सोफिया का जो टेंडर था उसे फैजल लेना चाहता था और अब उसे मिल भी चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना है। हाया सोफिया की मदद से वो कुछ और करने वाला है। यहाँ पर फैजल काफी खुश था और वो लैला को एक गिफ्ट निकाल करके देता है। वो एक नेकलेस था और नेकलेस पर एक नगीना लगा हुआ था, और आप यकीन नहीं करोगे वो वही नगीना है जिसकी तलाश ज़ैनब और हकान कर रहे हैं। अब टेंडर मिल जाने की वजह से फैजल ने एक पार्टी रखा था। उस पार्टी में ढेर सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर हकान इस समय बॉडीगार्ड का काम कर रहा था। लैला के पास एक आदमी आता है और वो उससे बात करने लगता है। बातों ही बातों में वो लैला का हाथ भी पकड़ लेता है। हकान यह सब कुछ देख रहा था और उसे ये अच्छा नहीं लगता है। हकान दारू लेकर के फौरन उस आदमी के पास जाता है और उसे साइड में जाने के लिए कहता है। लैला को इम्प्रेस करने के चक्कर में लैला ही उसे छोड़ करके चली जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद हकान खुद लैला से बात करने के लिए उसके पास जाता है। बातों ही बातों में वो लैला के बहुत करीब चला जाता है। हकान अपने दिल की बात लैला को बताना चाहता था, जिससे लैला भी समझ जाती है कि हकान उसके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है। अब लैला को भी थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हकान को लेकर के फैजल के पास जाती है फैजल से मिलवाने के लिए, क्योंकि जब से उसकी जॉब लगी है तब से अभी तक वो फैजल से मिला नहीं था। कुछ समय के बाद जब
लैला नीचे आती है तब उसकी मुलाकात ज़ैनब से होती है। दरअसल हकान का कॉल नहीं लग रहा था, इसलिए वो हकान से मिलने के लिए यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर फैजल भी ज़ैनब को देख लेता है। यहाँ पर वो ज़ैनब से बात करती है और उसे घर की तरफ रवाना कर देती है। कुछ समय के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने हाथों में चाकू ले रखा था और वो फैजल को मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन वो फैजल को मारता उससे पहले ही बीच में हकान आ जाता है और वो उस आदमी को रोक लेता है। दरअसल उस आदमी का कहना था कि मेरे पिता को फैजल ने ही मार दिया है। खैर अब ये बात कितनी सच है ये किसी को भी नहीं पता है। इन सब से छुट्टी मिलने के बाद लैला खुद हकान को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो तो हकान के पास आने का सिर्फ एक बहाना था। इधर ज़ैनब जब अपनी दुकान पर आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके बाबा को किसी ने किडनैप करके रखा है। ज़ैनब जैसे ही अंदर आती है तो उसी समय यहाँ पर अमीर नाम करके एक इंसान था जो ज़ैनब के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और अमीर ज़ैनब को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। ज़ैनब को भी इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद अमीर उसे भी कुर्सी से बांध देता है। इसके बाद अमीर यहाँ पर किसी चीज की तलाश करने लगता है। इस दौरान जैसे वो ज़ैनब के पास जाता है तभी ज़ैनब मौका देख करके उसके ऊपर हमला कर देती है। अमीर अपनी जान बचाने के लिए छाती पर बने हुए निशान दिखाता है। दरअसल ये लोग प्रोटेक्टर के वफादार खादिम हैं, इसलिए इनके छाती पर ऐसा निशान बना हुआ है। लैला के साथ रात बिताने के बाद हकान के फोन पर ज़ैनब कॉल करती है और उससे मिलने के लिए उसे अपने पास बुलाती है क्योंकि वो उसे कुछ बात बताना चाहती थी। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कैमल हकान से कहता है कि तुम अमीर के साथ उसके गांव जाओ क्योंकि तुम दोनों का गांव एक ही है और तुम्हारा घर भी वहाँ पर है। और इसके बाद डॉक्टर कैमल और ज़ैनब ये दोनों नगीने की तलाश करने के लिए चले जाते हैं। नगीने की तलाश करने के लिए ये लोग एक पुरानी जगह पर जाते हैं और यहाँ पर जब ये लोग नगीने की तलाश कर रहे थे तभी यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति आता है। कैमल जा करके उस अंधे व्यक्ति से बात करने लगता है उसका ध्यान भटकाने के लिए और इधर जो लैला थी वो नगीने को ढूंढने लगती है, लेकिन उसके अंदर उसे नगीना नहीं मिलता है। इधर जो अमीर था वो हकान को लेकर के अपने घर आता है और हकान को अपने बाबा से मिलवाता है। अमीर के बाबा को जब मालूम चला कि हकान एक प्रोटेक्टर है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद ये लोग हकान को लेकर के उसके घर के पास जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद हकान अपने माता पिता की तस्वीर को देखने लगता है। अमीर के बाबा हकान को बताते हैं कि तुम्हारे पिता आखिरी प्रोटेक्टर थे, उन्होंने एक इमोर्टल को मार दिया था और उस इमोर्टल को मारने के बाद अब आखिरी इमोर्टल बचा हुआ था, लेकिन उस आखिरी इमोर्टल को वो मारता उससे पहले ही वो इमोर्टल उसके घर आ धमका। उस इमोर्टल ने उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया। तुम्हारे पिता भी बिना करामाती कमीज पहने नीचे आ गए और यहीं पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि कमीज के बिना वो कमजोर हो गए थे और वो आखिरी इमोर्टल तुम्हारे पिता को हमेशा के लिए जान से मार देता है। आखिरी इमोर्टल ने जिस बच्चे को मारा वो तुम्हारा भाई था। घर के अंदर आने के बाद हमें मालूम चला कि तुम जाकर के कबर्ड के अंदर छुपे हुए थे। तुम यहाँ पर सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने मिल करके तुम्हें कहीं और भेज दिया था। अपने परिवार के बारे में जानने के बाद हकान बहुत अपसेट हो गया था। शहर आने के बाद वो सीधा लैला के पास चला गया था जिसके बारे में इन लोगों को नहीं पता था। कैमल और ज़ैनब को ऐसा ही लग रहा था कि हकान कहीं गायब हो गया है, जबकि गाँव से आने के बाद हकान अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही रुका हुआ था। ज़ैनब कॉल तो कर रहे थे लेकिन वो कॉल को रिसीव भी नहीं कर रहा था। न्यूज के जरिए मालूम चलता है कि इस्तांबुल अब खतरे में है, इसलिए इन लोगों को हकान की जरूरत थी। हकान अपना फोन बंद कर चुका था, लेकिन एक दिन जब वो अपना फोन चालू करता है तब ज़ैनब को मालूम चल जाता है कि हकान लैला के पास है। इसी बात को लेकर के ज़ैनब बहुत भड़क जाती है। कैमाल खुद अमीर को भेजता है हकान को लाने के लिए, जिसके बाद अमीर जा करके हकान से बात करता है और उसे लेकर के वापस कैमाल के पास आता है। कैमाल हकान से कहता है कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है और तुम क्या ये लापरवाही कर रहे हो। दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने अपनी जान तक दे दी, लेकिन बात ऐसी है कि अपने ही परिवार के बारे में जानने के बाद हकान बहुत गुस्सा था। वो कहता है कि मैं अपने माता पिता भाई को खो चुका हूँ और अब मुझे किसी को नहीं खोना है। एक प्रकार से हकान इन सबको छोड़ करके यहाँ से चला जाता है क्योंकि अब वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद डॉक्टर कैमाल खुद अमीर से कहता है कि तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उतना बहुत है, मतलब कि अब तुम भी अपने गांव अपने घर जा सकते हो। इधर जो ज़ैनब थी वो फैजल के साथ जॉब करने के लिए उसके साथ हाथ मिला लेती है क्योंकि किसी को तो मजार के ऊपर नजर रखना होगा। हकान तो अपने मतलब से काम कर रहा था, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। इसी वजह से अब ज़ैनब फैजल के साथ में काम करने लगी है और फैजल को भी ज़ैनब की जरूरत थी क्योंकि ज़ैनब एक केमिस्ट्री टीचर है और फैजल को एक केमिस्ट्री
टीचर की जरूरत थी। एक दिन फैजल जेनब को लेकर के हाया सोफिया के अंदर जाता है। हाया सोफिया लगभग हजारों साल पुराना है, इसलिए अब फैजल उसे नया करना चाहता है, क्योंकि फैजल की जो बीवी थी वो हाया सोफिया को काफी पसंद करती थी। डॉक्टर कमाल के कहने पर अमीर अपने गांव अपने घर नहीं जाता है, बल्कि कुछ जांच पड़ताल करने के लिए एक रात वो मजार के घर में घुस गया था। लेकिन मजार को उसके बारे में उसे पहले ही मालूम चल गया था, इसलिए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है। अब एक बात तो ये कंफर्म हो गया था कि मजार के अलावा इमोर्टल और कोई नहीं है। वो आखिरी इमोर्टल जिसकी ये लोग तलाश कर रहे हैं वो मजार ही है। हाकान दोबारा डॉक्टर कैमल के पास आता है और जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उनसे माफी मांगता है। डॉक्टर कैमाल बताते हैं कि जिस खंजर से हम इमोर्टल को मार सकते हैं वो इस समय एक म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद हाकान और जेनब दोनों मिल करके उस म्यूजियम के अंदर जाते हैं उस खंजर को देखने के लिए, और ये भी जानने के लिए कि आखिर ये लोग उस खंजर को किस तरीके से चुरा सकते हैं। पूरी प्लानिंग हो गई थी, ये लोग अंदर जा करके खंजर चुरा सकते थे, लेकिन अंदर से बाहर आने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद डॉक्टर कैमाल कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम चायला है, वो एक शैतान बच्ची है और उसे म्यूजियम के बारे में काफी अच्छे से पता है। कैमाल के कहने पर ये लोग चायला को ढूंढने के लिए उसकी लोकेशन पर आ जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि चायला चिल्ला चिल्ला करके कुछ कपड़े बेच रही थी। लेकिन अब चायला जैसे ही वो इन लोगों को देखती है तो वो भागने लगती है। ये लोग भी उसका पीछा करते हैं और थोड़ी ही दूर जाने के बाद ये लोग चायला को पकड़ लेते हैं। जैसे ये लोग चायला को पकड़ते हैं तब वो कहती है कि मैं पैसे कमा रही हूँ, अगले महीने मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। दरअसल चायला ने कुछ लोगों से पैसे उधार ले रखे हैं, इसलिए उसे लगा कि ये लोग यहाँ पर पैसे लेने के लिए आए हैं, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि वो जिससे बात कर रही है वो एक प्रोटेक्टर है। अब ये लोग चायला को लेकर के आते हैं और उस म्यूजियम के अंदर रखे खंजर के बारे में उसे बताते हैं। तभी चायला अपने हाथों में एक लॉकेट पहन रखी थी जिसे निकाल करके वो हाकान को दे देती है। हाकान जैसे उस लॉकेट को चेक करता है तो उसके अंदर एक छोटा सा पर्ची था और उस पर्ची के ऊपर एक कोड लिखा हुआ था। उस कोड की मदद से ये लोग म्यूजियम के अंदर जा सकते थे। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद हाकान दोबारा अपने गार्ड की ड्यूटी करने के लिए निकल जाता है। वो सबसे पहले जाकर के लैला से मिलता है क्योंकि वो उसे बहुत कम मिल पा रहा था, लेकिन तभी बीच में मजहर आ जाता है और वो हाकान को लेकर के साइड में जाता है उससे बातचीत करने के लिए। गन पॉइंट पर करने के बाद वो हाकान से कहता है कि तुम और लैला मिल करके मेरे साथ बहुत बुरा खेल खेल रहे हो, लेकिन इतना याद रखना कि फैजल मुझ पर भरोसा करता है, वो तुम लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। वो मजहर की बातों पर ध्यान नहीं देता है और चला जाता है जेनब से मिलने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि एक इंसान है जो हाकान की फोटो क्लिक कर रहा था, यानी कि उसके ऊपर नजर रख रहा था। अब रात हो जाने के बाद ये लोग म्यूजियम के अंदर जाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। जो कोड इन्हें पर्ची के अंदर मिला था वो सिक्योरिटी रूम का कोड था। इस तरीके से कंट्रोल रूम में जाने के बाद ये लोग अलार्म सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, यानी कि उसके वायर को काट देते हैं। और फिर अगले दिन सुबह में हाकान एक मैकेनिक बन करके उसी अलार्म सिस्टम को ठीक करने के लिए म्यूजियम के अंदर जाता है। वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर कुछ गार्ड बैठे हुए थे जिन्हें नहीं पता था कि हाकान यहाँ पर कांड करने के लिए आया है। बड़ी ही आसानी से हाकान दोनों गार्ड को बेहोश कर देता है। म्यूजियम के अंदर हम जेनब और चायला को भी देखते हैं जो यहाँ पर कांड करने के लिए ही आए थे। दरअसल इनका काम था लोगों के ध्यान को भटकाना। चायला सभी के फोन को चुरा लेती है और फिर जेनब दिखावा करती है कि उसका फोन चोरी हो चुका है। इसके बाद सभी लोगों को मालूम चलता है कि उनका भी फोन चोरी हो चुका है। चायला बाहर की तरफ भागती है और गार्ड के साथ साथ बाकी के लोग भी चायला के पीछे चले जाते हैं। मौका देख करके हाकान फौरन अंदर आता है और कांच के ऊपर एक छोटा सा गैजेट लगा करके कांच को तोड़ देता है। जैसे ही वो खंजर को छूता है तो उसे कुछ दृश्य भी दिखाई देता है। उसी समय यहाँ पर डॉक्टर कैमाल भी गन लेकर के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिल गया था कि हाकान पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वो गन लेकर के अंदर आते हैं ताकि वो लोगों के ध्यान को भटका सके। जब तक वो गन लेकर के फायरिंग कर रहे थे तब तक हाकान को मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। वो म्यूजियम से बाहर जाने के बाद कार में बैठ जाता है। अब ये सभी लोग म्यूजियम के बाहर आ गए थे लेकिन अभी भी डॉक्टर कैमाल म्यूजियम के अंदर थे, यानी कि वो पकड़े जा चुके थे। वो अब जेल के अंदर बंद थे, इसलिए जेनब को बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि जेनब अपने
अपने बाबा को बचाना चाहती थी, इसलिए हकान उससे कहता है कि फिक्र मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। यहाँ पर ज़ैनब खुद हकान के बहुत करीब आ जाती है और वो खुद उसे किस करती है। हालांकि ये जो भी हुआ ये ज़ैनब की एक गलती थी। अब जो भी हो, खंजर हकान को मिल चुका था और इसी के साथ म्यूजियम के अंदर खंजर की चोरी हुई थी, ये बात न्यूज पर भी चारों तरफ फैल चुकी थी। यहाँ हमें मालूम चलता है कि जो आदमी हकान की फोटो क्लिक कर रहा था उसे मजहर ने भेजा था। डॉक्टर कैमाल की फोटो को देखने के बाद मजहर को ये यकीन हो जाता है कि म्यूजियम के अंदर जो खंजर चोरी हुई है उसमें हकान भी शामिल है। अब डॉक्टर कैमाल तो पकड़ा जा चुका था, इसलिए पुलिस वाले उसके दुकान पर छापा मार दिए थे, लेकिन इस समय हकान और ज़ैनब सीक्रेट जगह पर छुपे हुए थे, इसलिए पुलिस इन लोगों को ढूंढ नहीं पाती है। अब उन्हीं फोटोज को लेकर के मजहर फैजल के पास जाता है और फैजल को बताने की कोशिश करता है कि हकान हमें धोखा दे रहा है और म्यूजियम के अंदर जो खंजर चोरी हुई है उसके पीछे कहीं न कहीं हकान का भी हाथ है। यह सब सुनने के बाद फैजल कहता है कि तुम हकान के पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम्हें अपना काम देखना चाहिए। तुम्हें जब पक्का यकीन हो जाए कि इसमें हकान की गलती है तब मेरे पास आना। यह सब सुनने के बाद मजहर को थोड़ा बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उसकी मुलाकात लैला से होती है और वो लैला से कहता है अगर तुम्हें हकान की सच्चाई के बारे में जानना है तो मैंने फैजल के टेबल पर कुछ फोटोज को रखा है, उसे देख लेना। अंदर जाने के बाद फैजल यहाँ पर नहीं था, इसीलिए लैला टेबल के पास चली जाती है उन फोटोज को देखने के लिए। जब वो फोटोज को देख रही थी उसी समय यहाँ पर पीछे से फैजल आ जाता है, लेकिन जब अचानक से फैजल को लैला देखती है तो वो बहुत डर जाती है। यहाँ फैजल कहता है कि आज के बाद दोबारा ऐसी गलती मत करना और ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है, बात कुछ और भी हो सकती है। इसके बाद हमें ज़ैनब को दिखाया जाता है, चायला उसे लेकर के एक जगह पर जाती है। दरअसल वो एक ऐसे आदमी से मिलने के लिए जा रही थी जो उसके बाबा को छुड़ा सकता था। यहाँ चायला उसके साथ अंदर नहीं जाती है क्योंकि उसने उससे भी उधार ले रखा है। अंदर जाने के बाद गेट पर ही उसके बॉडीगार्ड ज़ैनब को रोकने लगते हैं, लेकिन ज़ैनब हर हाल में उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो इनसे फाइट करती है और इन्हें हरा देती है। अंदर जाने के बाद ज़ैनब जिस आदमी से मुलाकात करती है उसका नाम तिमोर है। वो तिमोर को बताती है कि मेरे बाबा कैमाल इस समय पुलिस के कैद में है, मुझे पता चला है कि तुम्हारी पहुंच काफी दूर तक है और तुम मेरे बाबा को छुड़ा सकते हो। तिमोर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे प्रोटेक्टर से मिलवाना होगा। जिसके बाद ज़ैनब कहती है कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्टर से मिलवा दूंगी। और इस तरीके से तिमोर पुलिस वालों से बात करके बड़े ही आराम से कैमाल को छुड़वा लेता है। अब इसके बाद ये लोग तिमोर को भी लेकर के अपने सीक्रेट अड्डे के पास जाते हैं, क्योंकि वादे के मुताबिक तिमोर को हकान से मिलवाना था और अब इस तरीके से ज़ैनब भी अपना वादा पूरा करती है। इसके बाद हमें फैजल को दिखाया जाता है, वो मजहर से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाया था। फैजल उससे कहता है कि तुम आजकल बॉडीगार्ड के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसलिए अब मैं हकान को अपना इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। तुम जा करके शिपयार्ड का काम देख लेना और वहीं पर रहना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह सब बात सुनने के बाद हालांकि मजहर को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। इसके बाद फैजल जा करके टीवी की स्क्रीन पर अपनी बीवी का वीडियो देखता है और वो रोने भी लगता है। इधर लैला का भी रो रो करके बहुत ही बुरा हाल हो गया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया था कि हकान का चक्कर ज़ैनब के साथ में चल रहा है। हालांकि रात के समय में हकान उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन लैला बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो हकान से कहती है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी भी समय नहीं रहता है, तुम हर बार बहाना करके उस ज़ैनब के पास जाना चाहते हो। यह कहने के बाद वो दरवाजे को बंद कर देती है। हकान कहता है कि जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तब तक मैं दरवाजे के पास ही बैठा रहूंगा। इस दौरान हकान को नहीं पता था, लेकिन उसके पीछे कोई आता है जो उसे किडनैप कर लेता है। कुछ समय के बाद जब हकान को होश आता है तब हमें मालूम चलता है कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मजहर है। उसने हकान को इसलिए बंदी बनाया है क्योंकि वो फैजल के बीच में आ रहा था। वो हकान से कहता है कि तुम्हारी वजह से फैजल सर मुझे काम से बाहर निकाल रहे हैं, पता नहीं उन्होंने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया है। लेकिन यहाँ हकान बहुत गुस्सा था, क्योंकि हकान को लग रहा था कि मजहर ही इमोर्टल है। मजहर हकान के पास आता है और उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और सारा कांच टूट जाता है। कांच टूटने की आवाज लैला सुन लेती है। इस दौरान हकान एक कांच के टुकड़े को उठा लेता है और उससे अपनी रस्सी को काटने लगता है। रस्सी से आजाद होने के बाद उसी कांच के टुकड़े से वो मजहर के ऊपर हमला कर देता है। कांच का टुकड़ा जा करके मजहर के गले में लग जाता है और लगातार खून बहने लगता है। सारा खून बाहर निकल जाने के बाद मजहर की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हकान को मालूम चल जाता है कि मजहर तो इमोर्टल है ही नहीं, क्योंकि हकान को पता है कि इमोर्टल को सिर्फ खंजर से ही मारा जा सकता है। ठीक उसी समय कमरे में
लैला आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। अब अगले दिन सुबह पुलिस के आ जाने के बाद वो हकान को लेकर के अपने साथ चली जाती है। लेकिन इस दौरान हकान देखता है कि अंगूठी के अंदर जिस नगीने की ये लोग तलाश कर रहे थे, उस नगीने को इस समय लैला ने अपने गले में पहन रखा था। इससे हकान को ये बात क्लियर हो जाती है कि इमोर्टल मजहर नहीं बल्कि फैजल है। काफी समय के बाद लैला ज़ैनब के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि हकान को पुलिस उठा करके लेकर के गई है, क्योंकि उसने मजहर का खून कर दिया है, वो मारा जा चुका है। जेल के अंदर हकान अपनी गवाही देते हुए बताता है कि उसने मेरे ऊपर हमला किया था, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा। लेकिन जब पुलिस हकान के शरीर को चेक करती है तब उन्हें मालूम चल जाता है कि हकान झूठ बोल रहा है, क्योंकि हकान के शरीर पर किसी भी प्रकार का हाथापाई का निशान नहीं था। इधर जो फैजल था वो मजहर के बॉडी के पास आता है। यहाँ पर वो मजहर से कहता है कि मैंने ही तुम्हारी बीवी और बच्चे को मारा था, इसके लिए मुझे माफ कर देना। ये सीन काफी समय पहले का है, जब फैजल मजहर के घर पर जाकर के उसकी बीवी और बच्चे को जान से मार दिया था। लेकिन मजहर को नहीं पता था कि उसकी बीवी बच्चे को मारने वाला फैजल ही है। मजहर का बुरा वक्त देखने के बाद फैजल उसका साथ देने के लिए आ जाता है। बस इन्हीं सब की वजह से मजहर फैजल को अपना दोस्त बना बैठता है, जबकि फैजल एक हत्यारा है। इसके बाद फैजल लैला के पास आता है और उसे अपनी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि हकान ने मजहर को इसलिए मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि मजहर एक इमोर्टल है, जबकि इमोर्टल मैं हूँ, उसे मुझे मारना चाहिए था। इमोर्टल आम इंसानों से अलग होते हैं। तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन मेरी उम्र 1000 साल पुरानी है। मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ और इस दुनिया में रह रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद लैला को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो हंसने लगती है, लेकिन तभी फैजल एक चाकू को उठाता है और उसे अपने गले में घुसाने के बाद आराम से उसे गले से बाहर निकालता है। इतना करने के बाद फैजल को जरा सा भी चोट नहीं आता है। यह देखने के बाद लैला को यकीन हो जाता है कि फैजल जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है। लैला को बंदी बनाने के बाद वो जेल के वार्डन से मिलने के लिए जाता है और उनसे मिलने के बाद वो बड़े ही आराम से हकान को जेल से छुड़वा लेता है। अब जैसे कि हकान को मालूम चल गया था कि जो इमोर्टल है वो फैजल है, इसलिए वो बाहर आने के बाद फैजल को बहुत पीटता है। लेकिन जब फैजल हकान को मारता है तो उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसने करामाती कमीज पहन रखा था। अब जब बात आगे बढ़ने लगती है तब फैजल कहता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे वो खंजर ला करके दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। हकान उसकी बात नहीं सुनता है बल्कि वो यहाँ से चला जाता है। इधर ज़ैनब और उसके बाबा को इन सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। कैमाल बल्कि उस इंसान से मिलने के लिए जा रहा था जो इमोर्टल की खोज करता है। वफादार खादिम में एक इंसान ऐसा होता है जो इमोर्टल के ऊपर नजर रखता है, और इस समय कैमाल उसी से मिलने के लिए इस फैक्ट्री के अंदर आया हुआ था। वो एक लड़की है जिसका नाम डेरिया है। वो आज भी कैमाल के ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया था। कैमाल उससे कहता है कि इमोर्टल के बारे में हमें बता दो, क्योंकि प्रोटेक्टर अब हमारे साथ नहीं है। ज़ैनब को बाहर रहना था लेकिन वो अपने बाबा की फिक्र करती थी, इसलिए वो चोरी चुपके अंदर आ गई थी और इसी वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। और अब डेरिया इन लोगों को ले जाकर के कमरे के अंदर बंद कर देती है। लेकिन उससे पहले वो इन लोगों को बताती है कि अगर इमोर्टल प्रोटेक्टर का खून ले लेता है तो वो बाकी के इमोर्टल को जिंदा कर सकता है। आज तक कैमाल को नहीं पता था कि प्रोटेक्टर के खून से बाकी के इमोर्टल को जिंदा भी किया जा सकता है। खैर, अब डेरिया इन लोगों के कमरे में जहरीली गैस छोड़ देती है ताकि इन लोगों की मौत हो जाए। लेकिन उसी समय यहाँ पर ज़ैनब को एक वेंटिलेशन सिस्टम दिखाई देता है। यहाँ पर कैमाल ज़ैनब को ऊपर उठाता है और वो वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए बाहर की तरफ आ जाती है। इसके बाद वो जाकर के दरवाजा खोलती है अपने बाबा को बचाने के लिए, लेकिन तब तक उसके बाबा की मौत हो चुकी थी। मतलब कि अब यहाँ पर डॉक्टर कैमाल की मौत हो गई है। वो रोते हुए वापस उसी सीक्रेट जगह पर आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात हकान से होती है। और जब हकान को ये बात मालूम चलता है तो वो भी बहुत उदास हो जाता है। हकान कहता है कि खंजर मेरे पास है और मुझे पता है कि फैजल ही इमोर्टल है। खंजर ले जा करके मैं फैजल को जान से मार सकता हूँ। हालांकि ज़ैनब उससे कह रही थी कि तुम अकेले मत जाओ क्योंकि अकेले जाना सेफ नहीं होगा। ज़ैनब उसके साथ जाना चाहती थी लेकिन वो दरवाजे को बंद कर देता है। वो ज़ैनब से कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इसके बाद वो खंजर को लेकर के लैला को बचाने के लिए दिए हुए एड्रेस पर आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद फैजल कहता है कि मुझे
मुझे खंजर के साथ साथ तुम्हारा 2 बूंद खून भी चाहिए। इस दौरान वो हकान को डराने के लिए गन फायरिंग करके लैला को शूट भी कर देता है। अब लैला को बचाने के लिए सबसे पहले वो अपनी करामाती कमीज को उतारता है और इसके बाद वो कमीज को फैजल को दे देता है। फैजल के कहने पर वो एक छोटे से बोतल में अपना खून भी निकाल करके उसे दे देता है। अब सब कुछ फैजल को मिल चुका था। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इन दोनों को खत्म कर दो। उसके बॉडीगार्ड हकान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकान सबको शूट करके मार देता है और इसके बाद वो ज़ैनब को लेकर के सीधा उस सीक्रेट जगह पर जाता है, क्योंकि उसे लगा कि यहाँ पर उसे ज़ैनब मिल जाएगी और ज़ैनब उसकी जान बचा सकती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद हकान को मालूम चलता है कि ज़ैनब यहाँ से गायब हो चुकी है और कुछ समय के बाद लैला की मौत हो जाती है। इधर हम फैजल को देखते हैं जो रात के समय में हाया सोफिया के अंदर आता है। हाया सोफिया के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा था और उस कमरे के अंदर ढेर सारे कफन को रखा गया था। और बिल्कुल इसी तरीके से जब फैजल के कमरे में ये लोग हाया सोफिया की पेंटिंग्स को देखते हैं, तब इन दोनों को मालूम चल जाता है कि इन लोगों को आखिर फैजल कहाँ पर मिलेगा। अब कुछ समय के बाद ज़ैनब और हकान दोनों मिल करके हाया सोफिया के पास आकर के पहुँच जाते हैं। हकान कहता है कि प्रोटेक्टर मैं हूँ, मैं जाकर के इमोर्टल से निपट सकता हूँ, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो ज़ैनब की फिक्र कर रहा था, इसलिए वो उसे बाहर रोकना चाहता था। हाया सोफिया के अंदर ढेर सारे कफन को रखा गया था और इन सभी के अंदर अलग अलग इमोर्टल थे। उसी समय यहाँ पर गन लेकर के हकान आ जाता है और गन से शूट करके सारे खून को नीचे गिरा देता है। फैजल कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता हूँ, बाकी के इमोर्टल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फैजल उसे बहुत मारता है, क्योंकि इस समय हकान पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। तभी यहाँ पर ज़ैनब आ जाती है और वो खंजर को लेकर के हकान की तरफ फेंक देती है। हकान खंजर को निकालता है और उससे फैजल के ऊपर हमला कर देता है। प्रोटेक्टर यानी कि हकान का जो खून नीचे गिर गया था वो अपने आप ही कफन की तरफ जाने लगा था। इस समय खंजर में इमोर्टल यानी कि फैजल का खून लगा हुआ था। ज़ैनब उस खून को ले जाकर के लैला को पिला देती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेक्टर के खून से इमोर्टल को जिंदा किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से इमोर्टल के खून से इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। लेकिन ये बात अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुआ है। अब प्रोटेक्टर का खून मिल जाने की वजह से फैजल की जो बेबी थी वो जिंदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि हकान का खून अभी भी नीचे गिरा हुआ था और बाकी के कफन के पास चला जाता है, जिसकी वजह से बाकी के जो इमोर्टल थे वो भी साथ में जिंदा हो जाते हैं। यहाँ फैजल अपनी बीवी को लेकर के निकल जाता है और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि लैला भी जिंदा हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे का सीजन अगर देखना है तो कमेंट करके जरूर बताना।